मानव संपदा पर छुट्टियां कैसे लें, इस विषय की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए यूट्यूब सेशन आयोजित हुआ। उसके खास बिंदु आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हैं और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से आप अवगत होते रहें तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। अदर्स लीव में मैं बता दूं, अदर्स लीव अगर कोई हेडमास्टर है या खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी दिखता है। अगर वो देखना चाहें कि उनको किसने अपनी छुट्टी भेजी है, वो सारी चीजें इसमें दिखेंगी। कितनी छुट्टियां उनकी पेंडिंग हैं, कितनी उन्होंने डिस्पोज कर दी, ये सारी चीजें इसमें दिखेंगी। तो हम लोग पहले माई लीव में बात करेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है छुट्टियां। तो छुट्टी अप्लाई करने के लिए आप सभी लोग अप्लाई लीव में जाते हैं। लीव अप्लाई में आपको 3-4 चीजें उसमें डालनी पड़ती है। सबसे पहला, किस तरह की लीव आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप कैजुअल लीव लेना चाहते हैं तो आप उसमें कैजुअल लीव सेलेक्ट करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण, मैं दोबारा इसको आपको याद दिला दूं। सभी जो सहायक शिक्षक हैं, कई बार ये देखा जा रहा है कि सहायक शिक्षक डायरेक्टली बीएसए को अपनी छुट्टियां भेज दे रहे हैं। कई बार सहायक शिक्षक डायरेक्टली बीओस को अपनी छुट्टियां भेज दे रहे हैं कैजुअल लीव, जो कि गलत है। सहायक शिक्षक हमेशा प्रधान शिक्षक को ही अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाते हुए और उनको अपनी छुट्टियां भेजेंगे। अगर वो छुट्टी प्रधानाध्यापक के अधिकार क्षेत्र में है तो वह स्वीकृत करेगा, अन्यथा वह आगे बीओ को फॉरवर्ड कर देगा। ये पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना है। तो लीव में अप्लाई करते समय कौन सी छुट्टी आप लेना चाहते हैं। अर्न लीव के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि हर 1 साल की सर्विस में आपको एक ईएल मिलती है। हालांकि पोर्टल पे आपको कई बार दिखता है 300 दिन का ईएल आपको बैलेंस दिखता है, या कई बार आपको अगर ब्लॉक में अपडेट नहीं हुआ है तो 0 दिन का दिखता है। इस संबंध में आप अर्न लीव अप्लाई कर सकते हैं जितनी आपकी सर्विस हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर उसको देखेंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि क्या वास्तव में आपकी उतनी सेवा हुई है, आप उतनी अर्हता रख रहे हैं उतनी छुट्टियों की। यदि आप रखते हैं तो वो खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उसका स्वीकृत किया जाएगा। कैजुअल लीव आप सभी वाकिफ हैं, ये बहुत ही प्रचलित छुट्टी है। साल में 14 दिन की छुट्टी मिलती है आपको कैजुअल लीव। इसको आप अप्लाई करने के लिए, मान लीजिए कैजुअल लीव अप्लाई करते हैं आप, तो इसमें आपको जिस दिन से आप छुट्टी ले रहे हैं वो दिन करना है। आप एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाहूंगा सभी शिक्षकों को, जो हाफ लीव है ये शिक्षकों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कई बार कई खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए प्रश्न पूछते हैं कि क्या 0.5 सीएल दे है, तो शिक्षकों को परिषदीय, चूंकि आप परिषदीय कर्मचारी हैं, आपको दे नहीं है, तो आप इसको 0.5 सीएल अप्लाई नहीं करेंगे। तो मान लीजिए आपने 1 दिन की छुट्टी यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो 6वां बिंदु है और 7वां बिंदु है, ये आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन लगता होगा कि ये क्या है और क्यों है। जो 6वां बिंदु है और 7वां बिंदु है, इसका महत्व यह है कि जब आप छुट्टी से लौट के आएंगे या छुट्टी पे जाने से पहले आपकी अगर कोई छुट्टी पड़ रही है, संडे पड़ रहा है, तो आप इसमें अगर लिख देंगे तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, जब आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए 15 तारीख को मैंने अवकाश लिया, 16 को मान लीजिए संडे है, तो अगर आप इसमें भर देंगे कि 16 को संडे था, लीव सफिक्स में 7वें कॉलम में, तो आपकी जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वो 17 को एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं तो वो 16 को ही आपका 16 को वो पूछेगा आपसे कि 16 का आपका क्या स्टेटस है, जबकि 16 की आपकी एक संडे का अवकाश है। इसीलिए ये 2 कॉलम बनाए गए हैं कि यदि आप जो अवकाश ले रहे हैं उसके पहले अगर कोई संडे पड़ रहा है या कोई मान लीजिए गेस्टेड हॉलीडे पड़ रहा है, होली, दिवाली, दशहरा, वो आप इसमें भर सकते हैं। दूसरा, छुट्टी का जो आप पीरियड है उसके बाद अगर कोई अवकाश पड़ रहा है तो वो आप भर सकते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड आपने लिखा, यानी जिस आधार पर आप छुट्टी ले रहे हैं, अपना व्यक्तिगत कारण आपका हो सकता है, स्टेशन लीव परमिशन आपको भरनी है, एड्रेस भरना है, चूज फाइल में अपना कोई एप्लीकेशन आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। तो ये हुई कैजुअल लीव अप्लाई करने की प्रक्रिया। अब कुछ शिक्षक सोच रहे होंगे कि जब हम एम स्थापना ऐप से सीएल अप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ फ्रॉम और टू सिलेक्ट करना पड़ता है, ये सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं सिलेक्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा अभी अंतर है।
कुछ समय बाद एम स्थापना ऐप पे भी ये सारी चीजें आएंगी, तो जो थोड़ा अंतर है वो धीरे से खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये थोड़ा अंतर पोर्टल पे और ऐप पे विद्यमान है। यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आपकी छुट्टी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को चली जाएगी। अगली बात आती है आपकी कैजुअल लीव के बाद अन्य छुट्टियां। तो जैसे ही कैजुअल लीव का आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है, वैसे ही अन्य है। अगला लेकिन महत्वपूर्ण जो 2 और छुट्टियां हैं, वो एक मेडिकल अवकाश है और दूसरा सीसीएल है। तो मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल अवकाश में आप सभी के काफी सुधार विभाग द्वारा किया गया है। पहले आप सभी को मेडिकल लेने के लिए बहुत सी समस्याएं थी। आप सभी को मेडिकल जब आप लेते थे तो आप एप्लीकेशन आप बीआरसी पे आपको भिजवाना पड़ता था किसी माध्यम से, आप कई बार नहीं जा सकते थे। उसके बाद आपका वेतन रुकता था। जब आप 30 दिन बाद या 45 दिन बाद या 15 दिन बाद दोबारा ज्वाइन करते थे तो आपको वेतन लगवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। वो प्रक्रिया काफी हद तक समाप्त की गई है। अभी आप मेडिकल अवकाश फुल पे लीव अगर आप अप्लाई करते हैं, उसमें लेकिन शर्त है, आप मेडिकल लीव अप्लाई करेंगे अपना आवेदन पत्र और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेटर के साथ। जैसे ही मान लीजिए आपने 15 दिन का मेडिकल लीव अप्लाई कर दिया, तो आपके खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी मेडिकल लीव स्वीकृत कर दें। अगर आप 42 दिन से कम की छुट्टी लेते हैं तो वो खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर की है। अगर आप इससे अधिक, तो वो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बीएसए को फॉरवर्ड की जाती है। ये छुट्टी खंड शिक्षा अधिकारी स्वीकृत कर देंगे। उसके बाद 15 दिन बाद जब आप स्वस्थ होके आते हैं वापस, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई शिक्षकों को अभी इसकी जानकारी नहीं है। इसके अभाव में वो बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर आप मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो फिटनेस सर्टिफिकेट आप पहले फिजिकल फॉर्म में देते थे बीआरसी पे, वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अब ऑनलाइन ज्वाइनिंग में अपलोड करना है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग आपको दिखाएंगे कैसे करना है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग अगर आप नहीं करते हैं तो आप अगली बार मानव संपदा पोर्टल पे छुट्टियां नहीं ले पाएंगे। तो ये आपको मेडिकल लीव का एक प्रोसीजर है। सेम चीजें हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, स्टेशन लीव। इसमें जो अटैचमेंट आपको दिखाना है, अटैच्ड अपलोड अटैचमेंट, पॉइंट नंबर 11, इसमें आपको अपना आवेदन तथा जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो आप इसमें चूज फाइल करते हुए अपलोड कर देंगे। दोनों का कंबाइन एक पीडीएफ बनाते हुए इसमें आपको अपलोड किया जाना है। तो आपका मेडिकल और सीसीएल इसी तरीके से अप्लाई होगा। ये आप ध्यान रखिए कि आप सीसीएल जो अप्लाई करते हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आप सभी को जानकारी है, नहीं तो अपने ब्लॉक स्तर पे पता कर लें। आपको उसमें किस आधार पर छुट्टी ले रहे हैं, बच्चे की तबीयत या एग्जाम, उसका डॉक्यूमेंट भी लगाना होता है, अन्यथा वो आपका रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें छुट्टी जब लेने के बाद ज्वाइनिंग की बात आती है, इसको हम लोग दिखाएंगे। अच्छा, दूसरा इसमें आप सभी ये परिचित हैं, व्यू बैलेंस आप देख सकते हैं। ऊपर जो दूसरा है व्यू बैलेंस, जिसमें आपके सारी छुट्टियां दिखाई गई हैं, कितनी छुट्टियां आपकी बची हुई हैं। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि कुछ छुट्टियां जो हैं वो परिषदीय शिक्षकों के लिए नहीं होती हैं, तो वो हटा दी गई थी, स्टडी लीव हटा दी गई थी। बाकी कुछ छुट्टियां जो आपके लिए हैं वो आप अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उसको खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात आती है कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी लीव बैलेंस अपडेट नहीं किया गया है, तो उनका बैलेंस 0 दिखाता है, यानी ब्लॉक स्तर से उनकी छुट्टियां अभी अपडेट नहीं की गई हैं। ऐसे शिक्षकों को तत्काल अपने बीआरसी पर संपर्क करना है और अपनी सभी छुट्टियां अपडेट करा लेनी है। ये चीज खंड शिक्षा अधिकारियों से भी विभाग ने मांगा है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका आपने लीव बैलेंस अपडेट नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है। ये भी पोजीशन विभाग द्वारा मांगी गई है कि कुछ शिक्षकों का विद्यालय के अभिलेखों में जो छुट्टी उन्होंने ली थी वो सर्विस बुक में अंकित नहीं थी। ऐसे शिक्षक भी निकल के आए हैं जिन्होंने विद्यालय अभिलेख के अनुसार 500 छुट्टियां ले रखी हैं, सर्विस बुक में सिर्फ 50 छुट्टियां चढ़ी हैं।
और मानव संपदा पोर्टल पे सिर्फ 30 छुट्टियां चढ़ी हैं। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से इस पे कार्रवाई हो रही है। जो सही लोग हैं और गलत दोनों तरीके के लोग हैं, कुछ लोग अपनी छुट्टियां जानबूझकर नहीं चढ़वा रहे हैं, उनको निर्देश रहेगा अपनी छुट्टियां आप सही करवा लें मानव संपदा पोर्टल पर, अन्यथा आपकी भी जवाबदेही इसमें फिक्स होगी। इसके बाद माई लीव में तीसरी चीज जो आती है वो एप्लीकेशन स्टेटस। तो जो आपने छुट्टी का आवेदन किया है वह अभी कहाँ पे है, किस स्तर पे है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हर छुट्टी जो आप आवेदित करते हैं उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, लीव रेफरेंस नंबर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट एक संख्या है। आप सभी लोग इस बात की भी जानकारी रखते होंगे कि आजकल जो अधिकारी आपके विद्यालयों में निरीक्षण पे आ रहे हैं, अगर आप विद्यालय में अनुपस्थित हैं, अगर आप छुट्टी लेकर के अनुपस्थित हैं, तो आपका ये लीव रेफरेंस नंबर प्रेरणा ऐप पर मांग कर संबंधित अधिकारी द्वारा भरा जा रहा है। अतः आप सभी को ये लीव रेफरेंस नंबर जब आप छुट्टी आवेदन करें तो अपने विद्यालय को जरूर सूचित करा दें, ताकि आपकी अनुपस्थिति में कोई अधिकारी अगर निरीक्षण करता है तो ये लीव रेफरेंस नंबर उसके द्वारा पोर्टल पे प्रेरणा इंस्पेक्शन ऐप में भर दिया जाएगा और वहां से सिस्टम चेक कर लेगा कि क्या आपने छुट्टी आवेदित की है, आपकी छुट्टी अस्वीकृत तो नहीं कर दी गई है। और जो शिक्षक बिना सूचना के या बिना किसी आवेदित छुट्टी के एब्सेंट है तो उनका EHRMS कोड उस अधिकारी द्वारा अंकित किया जाएगा। EHRMS कोड भी आप सभी अपने जितने भी कर्मचारी हैं विद्यालय में उनका कहीं ना कहीं रजिस्टर में या कहीं अंकित करवा दीजिए विद्यालय में ही, ताकि जितने भी कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका EHRMS कोड विद्यालय स्तर पर अवश्य उपलब्ध रहे। तो आप यहाँ से अपने लीव रेफरेंस नंबर के सापेक्ष अपना छुट्टी का स्टेटस देख सकते हैं। इसमें देखिए लीव स्टेटस में एक जगह पेंडिंग है, एक जगह अप्रूव्ड है। तो जो अप्रूव्ड छुट्टी है यानी वो स्वीकृत हो चुकी है, उसमें आप जब प्रिंट के तरफ आएंगे तो वहां पे आप इसको क्लिक करके इसका एक लीव ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो छुट्टी आपको स्वीकृत हुई है उसका एक लीव ऑर्डर भी यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, रख सकते हैं फिजिकल फॉर्म में भी। अब यहाँ पे कई लीव ऑर्डर हम लोगों ने देखे हैं जो कि गलत हैं। कई बार कतिपय शिक्षक अपने हेडमास्टर को ही CCL अप्लाई कर देते हैं और उनके हेडमास्टर अनजाने में उनके CCL भी स्वीकृत कर देते हैं। तो ये सिस्टम उसके अलाउ कर देता है, सिस्टम नहीं रोकता है, लेकिन इसको आपको देखना है। आपके जो अधिकार हैं आप उन्हीं का क्रियान्वयन करेंगे। आपका अधिकार एज अ हेड टीचर ये नहीं है कि आप CCL या मेडिकल शिक्षकों की स्वीकृत करें। ऐसी छुट्टियां आपको अपने खंड शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड करनी है, अग्रसारित करनी है, वो इस पे कार्रवाई करेंगे या BSA को भेजेंगे। तो ये आपकी लीव की स्टेटस आप लोगों ने देख लिया, छुट्टियों की स्थिति आपने देख ली। इसके बाद माई लीव में जो इंपॉर्टेंट है कैंसिल लीव। अगर आप कोई छुट्टी आवेदित करते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपको उसको चेंज करना है, आप उसको बदलना चाहते हैं, आप छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। आप इसको कैंसिल, सपोज करिए एक जो छुट्टी थी कैजुअल लीव, वो इन्होंने अप्लाई की थी नीचे वाली, इन्होंने इसको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाला है, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इसमें नहीं डाल सकते। इसके अलावा जो कैंसिल पहला वाला है जिसमें लीव पेंडिंग है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो इसमें डायरेक्टली आपकी लीव कैंसिल हो जाएगी। तो लीव कैंसिल आप तभी करें यदि आपका समय बाकी है, आपने छुट्टी को उपभोग कर ली है तो उसमें आप लीव कैंसिल का यूज ना करें। माई लीव में जो अगली चीज है वो है आपकी लीव अर्ली ज्वाइनिंग। तो लीव अर्ली ज्वाइनिंग और इसके नीचे ही एक सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो लीव अर्ली ज्वाइनिंग है इसका मतलब हुआ अगर आपकी छुट्टी खत्म होने से पहले ही आप चाहते हैं मैं ज्वाइन कर लूं, उसका विकल्प यहाँ मिलता है। इसको फिर से बता दूं कि लीव अर्ली ज्वाइनिंग है या ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, ये आपका CL के केस में नहीं है। CL के अलावा कोई छुट्टी आप लेते हैं, मैटरनिटी लीव, CCL, मेडिकल, तो आपको ये ज्वाइनिंग मानव संपदा पे जरूर करनी है लौट के, नहीं तो अगली बार आप मानव संपदा पे छुट्टी नहीं ले पाएंगे। तो लीव अर्ली ज्वाइनिंग ये कहता है कि अगर आप किसी छुट्टी पर गए हैं, मान लीजिए आपने मेडिकल लिया था
तो यहाँ पे आप लीव रेफरेंस नंबर कोई डालेंगे। लीव रेफरेंस नंबर जब आप डालेंगे तो छुट्टी का आपको विवरण दिखेगा। तो उसमें अगर आप जिस तारीख से ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप उस डेट से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो बची हुई जो छुट्टियां हैं, मान लीजिए आपने 15 दिन का मेडिकल अवकाश लिया था, लेकिन आप 10 दिन बाद सोचते हैं कि मैं ज्वाइन कर सकता हूं, डॉक्टर ने आपको फिट घोषित कर दिया है, तो आप लीव अर्ली ज्वाइनिंग में आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपका रिक्वेस्ट जिस अधिकारी ने मेडिकल सैंक्शन किया था उसी अधिकारी द्वारा लीव रिक्वेस्ट अप्रूव की जाएगी। ये जैसे ही वो अधिकारी अप्रूव करेगा, आपकी बची हुई छुट्टियां यानी 5 दिन आपके मेडिकल के खाते में स्वतः जुड़ जाएंगे। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इसके बाद माई लीव में जो सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, ये आपकी प्रक्रिया है, ये आपको हर बार करनी है जब भी आप मेडिकल, सीसीएल या मैटरनिटी लीव से लौट के आएंगे। इसमें 4 चीजें हैं। पहला है सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, दूसरा है ज्वाइनिंग स्टेटस पेंडिंग, अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर चुके हैं उसका स्टेटस दिखाएगा। तीसरा है ज्वाइनिंग स्टेटस अप्रूव्ड। चौथा है सेंड लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो आपको चौथे पे काम करना है, सेंड लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। इसमें मान लीजिए आप किसी छुट्टी से आए हैं, आप मेडिकल लीव से आए हैं, मेडिकल लीव आपने पूरी अपने अवेल कर ली है 15 दिन की। उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे विद्यालय, आप अपना विवरण भरेंगे, आप अपना ज्वाइनिंग डेट भरेंगे, रीजन भरेंगे, चूज फाइल में अगर आप मेडिकल के बाद आए हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ के बाद इसको आप सेव करेंगे। सेव करते ही आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को ये चला जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी अगर आप सहायक शिक्षक हैं तो आपके हेडमास्टर को चला जाएगा। हेडमास्टर का उत्तरदायित्व होता है कि वो इसे खुद स्वीकृत नहीं करेंगे, ये खंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से या बीएसए स्तर से लीव ज्वाइनिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट होते ही संबंधित कर्मचारी को एक मैसेज प्राप्त होगा। मैसेज में लिखा रहेगा कि आपकी ज्वाइनिंग जो है स्वीकृत की जा चुकी है और विद्यालय में भौतिक रूप से आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया आपको अवश्य करनी है, अन्यथा अगली बार आप छुट्टी लेना चाहेंगे तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। इसके बाद माई लीव में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने बात की। लास्ट कैलेंडर है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद अदर्स लीव आती है। अदर्स लीव नहीं बात अदर्स लीव में अभी मैंने जैसे बात की कि जो हेडमास्टर्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास मान लीजिए आपके सहायक शिक्षकों की या अनुदेशकों की या शिक्षा मित्रों की छुट्टियां आती हैं, तो आप क्या करेंगे? हेडमास्टर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, आप देखते रहिए कि व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट में आप देखते रहिए कि किसने किसने आपको छुट्टियों का आवेदन किया है। तो आप जब व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितने शिक्षकों ने आपको छुट्टी का आवेदन किया है। सहायक शिक्षक होंगे उनमें भी ये कॉलम रहेगा, लेकिन उनमें कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट हमें नहीं दिखेगी क्योंकि उनको किसी ने छुट्टी का आवेदन नहीं किया है। तो पेंडिंग रिक्वेस्ट की यहाँ पे सूची दिख जाएगी। क्योंकि ये शिक्षक प्रधान शिक्षक नहीं है या इनको किसी ने छुट्टी आवेदन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखेगा। प्रधान शिक्षकों को जिनको लीव आवेदन हुई है, जो कि किसी के रिपोर्टिंग ऑफिसर है, उनको यहाँ पे दिखेगा। अदर्स लीव में और चीज अगले बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, डिस्पोज लीव। तो डिस्पोज लीव में भी आपको जितनी छुट्टियां आपने निस्तारित की हैं, जिनको आपने स्वीकृत कर दिया है या अस्वीकृत कर दिया है, वो सारी सूची इसमें आपको डिस्पोज लीव में दिख जाएगी। व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। तो व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट मतलब कोई सहायक शिक्षक मान लीजिए अपनी छुट्टी जो आवेदन किया था उसको कैंसिल करना चाहता है। यहाँ पे आप एज ए हेडमास्टर जाकर देख सकते हैं और उसको अप्रूव कर सकते हैं कि ठीक है, आपकी जो लीव कैंसिल था वो अप्रूव कर दिया गया है, यानी कि उस शिक्षक को उतनी छुट्टियां उसके खाते में जुड़ जाएंगी। चौथा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग अंदर जाकर के देखेंगे, व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में क्या है? यदि कोई शिक्षक अपने हेडमास्टर को ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं छुट्टी से आ गया हूं, मुझे ज्वाइन कराइए, तो यहाँ पे दिखता है पेंडिंग रिक्वेस्ट में दिखेगा नाम जो कर्मचारी भेजता है, कौन सी छुट्टी ली थी, लीव रेफरेंस नंबर क्या था उस छुट्टी का, कब उसने अप्लाई किया था, कितने दिन का था, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट इसमें दिखेगा।
इसके बाद इसमें आपको विकल्प रहेगा एज ए हेडमास्टर कि आप उसको फॉरवर्ड कर दें या इसको एक्सेप्ट भी कर लें या उसको रिजेक्ट कर लें। आपको एक्सेप्ट नहीं करना, आपको फॉरवर्ड करना है खंड शिक्षा अधिकारी को। अगर आप देखते हैं कि डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड नहीं है फिटनेस, तो आप इसमें रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक स्तर पहले ही आप इसमें रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने लीव मॉड्यूल के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की। अब 4 चीजें और हैं, इनके बारे में संक्षिप्त रूप से बात करने के बाद हम लोग ऐप में देखेंगे कि ऐप में क्या इसमें अंतर आता है। उसमें पहली चीज है पेरोल मॉड्यूल। पेरोल मॉड्यूल आप सभी ने नाम सुना होगा, इसका शासनादेश निर्गत हो गया है। पेरोल मॉड्यूल में विद्यालय स्तर पे जो आपकी भूमिका है, हम लोग सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। पेरोल मॉड्यूल पे आप जब जाएंगे, इसमें 2 आपको विकल्प दिखेंगे, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप आपका ऐसे शिक्षकों को दिखेगा जिनके यहाँ पेरोल मॉड्यूल लागू हो गया है, जैसे लखनऊ, बाराबंकी या कुछ अन्य जनपद भी हैं, एटा, फिरोजाबाद। ऐसे जनपदों में जहां पेरोल मॉड्यूल लागू हो गया है, वहां पे जब वो सैलरी स्लिप पे क्लिक करेंगे तो इनकी सैलरी, जैसे ये शिक्षक जिनका हमने लॉगिन किया है ये संभवतः बाराबंकी के हैं, तो इनकी सैलरी स्लिप इस पे संभवतः दिख पाएगी। सैलरी स्लिप आपको दिखेगी, उसमें आपका बेसिक पे, आपका टोटल नेट पे सारे डिडक्शंस सभी दिख जाएंगे। तो इसमें विद्यालय स्तर पर आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, हम लोग इसकी बात भी करेंगे। आपका जो पावना आप हर महीने की 20 तारीख के बाद भरकर ब्लॉक स्तर पे भेजते हैं, उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। वो मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही भेजा जाना है। तो सैलरी स्लिप अगर हम देखना चाहें, ये फरवरी के 2021 की सैलरी स्लिप अगर हम देखना चाहेंगे तो इन शिक्षक की यहां से देखी जा सकती है। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं ब्लॉक या उन्हीं जनपदों में है जहां पर पेरोल मॉड्यूल लागू कर दिया गया है, लेकिन इसी महीने या अगले महीने के अंत तक सभी पूरे प्रदेश में सभी जगह ये पेरोल मॉड्यूल लागू किया जाना है। तो आपकी भी सैलरी स्लिप आप देख पाएंगे, अपने पोर्टल पे डाउनलोड कर पाएंगे, और ऐप एम स्थापना ऐप पे भी ये सुविधा दी गई है। इसके बाद पेरोल मॉड्यूल में आपकी क्या भूमिका है, हम इसकी बात करेंगे। विद्यालय स्तर से ऑनलाइन पावना आपको कैसे भेजना है। सबसे पहले आप बेसिक एजुकेशन में जा करके अटेंडेंस पे जाएंगे। तो अटेंडेंस पे आप जब क्लिक करेंगे, जो भी जितने भी शिक्षक हैं उस विद्यालय में, कोई भी इस पे क्लिक कर सकता है। अभी चूंकि ये मॉड्यूल 21 से 25 तारीख तक ही सक्रिय रहता है, तो अभी सक्रिय नहीं है, लेकिन आप 21 से 25 तक जब इसमें जाएंगे तो आपको सभी कर्मचारियों के नाम दिखेंगे उस विद्यालय के, और उनकी उपस्थिति का विवरण दिखेगा या अनुपस्थिति का विवरण दिखेगा। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि विद्यालय का कोई भी शिक्षक ये अटेंडेंस भेज सकता है बीआरसी पर। मान लीजिए कहीं हेडमास्टर को भेजने में तकनीकी समस्या आ रही है, तो वहां पे सहायक शिक्षक भी भेज सकता है। सहायक शिक्षक भेज सकता है, लेकिन शर्त यह है कि एक विद्यालय से एक ही कोई कर्मचारी इसको भेज सकता है। तो जैसे ही सभी कर्मचारियों का अटेंडेंस विवरण आप भेज देंगे, पावना यानी ऑनलाइन भेज देंगे, वैसे ही पे की कैलकुलेशन या प्रक्रिया ब्लॉक स्तर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण और निर्देश यहां से गया था आप सभी के लिए कि आप सभी अपना ACR यानी परफॉर्मेंस के जो पॉइंट्स हैं, इंडिकेटर्स, वो आप कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर मॉड्यूल में जो पहला बिंदु है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसमें आप जाएंगे। इसके बाद फिल परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेल्फ असेसमेंट, आप सभी को यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितने बिंदु हैं आपके परफॉर्मेंस असेसमेंट के, वो सभी आपको दिखने लगेंगे। ये सभी बिंदु आपको पत्र द्वारा पहले ही सूचित किए जा चुके हैं। इसमें कायाकल्प से संबंधित अगर हेडमास्टर की बात करें तो उसमें कायाकल्प से संतृप्त विद्यालय है, उस पर बिंदु निर्धारित किए गए हैं। यदि हम निष्ठा प्रशिक्षण की बात करें तो उसके कोई बिंदु हैं। यदि हम आधारशिला क्रियान्वयन की बात करें, उसको आपने अगर क्रियान्वयन किया हुआ है तो उसके अंक हैं, तो वो आपको भरना है। ये आपको दिखने लग जाएगा 1-2 दिन में। आपको ये काम 31 मार्च तक पूरा करना है। पूरा करने के बाद
ध्यान रखिए, आपने जो अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट किया है, आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका खंड शिक्षा अधिकारी है, इसमें आप इसको भेज देंगे और वो आगे बीएसए को भेज देंगे। इसके बाद जो आप इंपॉर्टेंट एक चीज है पोर्टल पे, वो है सर्विस बुक। तो सर्विस बुक आप सभी लोग जानते हैं, आपकी एक भौतिक सेवा पुस्तिका भी होती है जो कि बीआरसी पर रहती है, और ये मानव संपदा की सेवा पुस्तिका है, तो उसके सारे विवरण इस पे आने हैं। ये आपको देखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे सारे सेवा विवरण हमारी इस मानव संपदा की सेवा पुस्तिका पे चढ़े हुए हैं कि नहीं। तो आप यहाँ से सर्विस बुक में जा करके इसको डाउनलोड करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सेवा पुस्तिका के सभी विवरण इसमें देख लेंगे। सबसे पहला इसमें जो कॉलम है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन का है, तो इसमें अपने व्यक्तिगत विवरण आप देख लेंगे, आपका नाम सही है नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, आपकी रिटायरमेंट डेट सही है कि नहीं, नहीं सही है तो आप बीआरसी पर इसको सही करवा लेंगे। दूसरा आता है एड्रेस डिटेल, तीसरा अगेन ज्वाइनिंग डिटेल, चौथा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके डॉक्यूमेंट का पूरा विवरण, पांचवा ट्रेनिंग, छठवां फैमिली डिटेल्स, सातवां ज्वाइनिंग। आप देख रहे हैं कि सेक्शन एफ के नीचे ज्वाइनिंग लिखा हुआ है, तो सभी शिक्षक ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जो हमारे अंतर जनपदीय स्थानांतरित शिक्षक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि जिस जनपद से वो स्थानांतरित होकर के आए हैं क्या इसमें चढ़ा हुआ है या नहीं, जिस जनपद पे आए हैं क्या इसमें चढ़ा हुआ है, नहीं चढ़ा है तो अविलंब आप अपने बीआरसी पर संपर्क कर इसको चढ़वा लेंगे। जितने भी शिक्षक हैं उनकी पुरानी जो पहली नियुक्ति है वो इस पे चढ़ी है कि नहीं, उसका ऑर्डर नंबर इसमें चढ़ा है कि नहीं, ये सारी चीजें आप देख करके, अगर नहीं है तो अपने बीआरसी पर संपर्क करके इसको सही करवा लेंगे। इसके बाद इसमें एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स, जो आपको कभी कोई दंड मिला होगा वो भी इसमें बीआरसी स्तर पे वो भर देंगे। इसीलिए अब आप लोग ये ध्यान रखें, आगे से कोई अगर आपके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही होती है, सस्पेंड होते हैं आप, कोई सस्ती मिलती है, तो मानव संपदा की सेवा पुस्तिका पे वो चीज चढ़ जाएगी। इसीलिए आप प्रयास करें ऐसी कोई असहज स्थिति आपके साथ ना उत्पन्न हो। सेवा पुस्तिकाओं की बात करने के बाद हम लोग मानव संपदा का जो एम स्थापना ऐप है उस पे देख सकते हैं कि कैसे एम स्थापना ऐप पे कुछ सुविधाएं जो कि पोर्टल से कम है, हालांकि वो आप कैसे उनका उपभोग कर सकते हैं। आपने देखा कि पोर्टल पे कम से कम 6 या 7 चीजें हैं जिसमें आप सभी को लॉगिन करने के बाद काम करना है। इसकी कुछ सुविधाएं आपको ऐप पर दे दी गई हैं। आप सभी जानते हैं कि मोबाइल ऐप जो एम स्थापना नाम से है, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे है, लगभग सभी ने उसको एक बार अपने डाउनलोड करने के बाद अपना विवरण भर दिया होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड भर दिया होगा। उसके बाद आपको हर बार लॉगिन आईडी पासवर्ड भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें मेनली मुख्यतः 3 चीजें आप अपने ऐप में देख पाते हैं, लीव मैनेजमेंट, सैलरी स्लिप, सर्विस बुक। तो सैलरी स्लिप मैंने बताया जहां पे पेरोल मॉड्यूल सक्रिय है वहीं के लिए है, और लीव मैनेजमेंट आप मुख्यतः 60% से 70% शिक्षक जो छुट्टियां ले रहे हैं वो मोबाइल ऐप एम स्थापना ऐप के माध्यम से ही ले रहे हैं। तो लीव मैनेजमेंट में अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं हम लोग देख सकते हैं। इसमें जो आपका सेट और चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर था जो हमने पोर्टल पे बात की थी वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अप्लाई फॉर लीव कर सकते हैं आप। अप्लाई फॉर लीव में बेसिक डिफरेंस वही आएगा कि आप सफिक्स और प्रीफिक्स के डेट यहाँ पे आपसे नहीं पूछेगा, ये यहाँ पे आपको एक अंतर दिखेगा। दूसरा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में पहले आपको सिर्फ फोटो इसमें खींचने की सुविधा थी, अब आपको इसमें भी पीडीएफ अपलोड करने की सुविधा दे दी गई है यदि आप मेडिकल या सीसीएल अप्लाई करते हैं तो। इसके बाद चेक स्टेटस की सुविधा यहाँ पे भी है, व्यू लीव रिक्वेस्ट की सुविधा भी यहाँ पर है, ये उनके लिए है जिनको किसी ने लीव आवेदन किया हो। लास्ट, आप लीव बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ज्वाइनिंग की सुविधा अभी एम स्थापना ऐप पे उपलब्ध नहीं है, जो कि अगले 15 दिन के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन तब तक यह आग्रह रहेगा कि जो शिक्षक छुट्टी लेकर के वापस ज्वाइन कर रहे हैं वो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइनिंग अवश्य कर लें। ऑनलाइन ज्वाइनिंग मेडिकल, सीसीएल तथा मैटरनिटी के बाद पोर्टल के माध्यम से अवश्य करें, अन्यथा अगली बार छुट्टी का आवेदन नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद एम स्थापना ऐप से आप सेवा पुस्तिकाएं भी देख सकते हैं अपनी, पूरा नहीं, उसके संक्षिप्त कुछ विवरण देख पाएंगे। इसमें आपका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स, ये इतनी इन्फॉर्मेशन आप एम स्थापना ऐप पर भी देख सकते हैं। तो समय के साथ एम स्थापना ऐप को और समृद्ध किया जाएगा तथा पोर्टल के जितने भी फीचर हैं, ये प्रयास रहेगा कि आपके एम स्थापना ऐप पर आ जाएं। तो ये मानव संपदा पोर्टल पे आपको क्या क्या करना है, शिक्षक के रूप में या हेडमास्टर के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी, इस पे हमने चर्चा की। आशा है कि आप सभी शिक्षक जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बातें अपने सहकर्मियों से भी साझा करेंगे जो आज हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, ताकि मानव संपदा पोर्टल के बारे में एक जन जागृति, सभी शिक्षक जागृत हों, सभी शिक्षकों को इसकी जो गतिविधियां हैं इनको गहराई से इनको पता चल जाए और उसको वो अपनाएं, अंगीकृत करें। अन्यथा आप अनावश्यक ही शोषण के शिकार होंगे। आपको कोई विवरण आपको सही करने के लिए जो आप सही कर सकते हैं, फोन का अपना डिटेल, उसके लिए भी आपसे कोई धन उगाही भी करेगा। आप अनावश्यक रूप से परेशान होंगे, बीआरसी के चक्कर लगाएंगे। तो आप जागरूक रहिए, आप सूचनाएं रखिए, आपको काफी मदद मिलेगी। विभाग सभी व्यवस्थाओं को काफी पारदर्शी एवं सभी अधिकारियों को जवाबदेह बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। हम स्थापना ऐप के बाद जो हमारा अगला आज का एजेंडा बिंदु था, वो दीक्षा ऐप के बारे में है। आप सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जितने भी गतिविधियां आयोजित की गई हैं,